नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 सितंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है प्रश्न संख्या 8 पर, जिसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर से होगा, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जो आर्टिकल आया है ना, इसमें आधे आर्टिकल में तो आपको ये बताया गया है कि जब कोविड 19 आया था उसके बाद से लेकर आज तक पूरे विश्व में बाकी देशों ने एक दूसरे की हेल्प में क्या क्या किया, या यहां पर जो हमारे कमिटमेंट थे हमने उनको पूरा करा भी कि नहीं करा। दूसरा, यहां पर आधा आर्टिकल बताएगा कि भारत का इसमें क्या रोल रहा है, तो भारत की भूमिका पर भी आर्टिकल चर्चा करेगा। इस वजह से यह आर्टिकल देखिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आप अपने निबंध लेखन में भी यूज कर सकते हैं। कोविड के ऊपर अगर आपको ऐसे लिखने को आ रहा है तो उसमें भारत की भूमिका के बारे में भी यहां पर आप बता सकते हैं। चलिए इस आर्टिकल को आप शुरू करते हैं। देखिए यहां पर इसकी हेडिंग पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। ये बोल रहे हैं कि एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा आवश्यक है, एक वैश्विक रूप से महामारी की कोई संधि होनी चाहिए। ऐसा राइटर यहां पर ये बताते हैं, ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतनी बड़ी महामारी दुनिया ने देखी। अगर इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरीके के 100 सालों में ऐसी कोई महामारी नहीं देखी गई है। एस्टीमेट के तौर पे 18 मिलियन जो लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई इस कोविड में। उसके अलावा 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए, यानी कि उनकी अगर सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में वो लोग पहुंच गए। तो ये दो आंकड़ों के साथ इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं राइटर। तो जब ओवरऑल मानव जाति की ये भयावह स्थिति राइटर यहां बता रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ है कि जो विकसित देश और विकासशील देश है, ना ही इनके बीच में कोई सामंजस्य देखा गया कि इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हो। उस वजह से इस वैश्विक महामारी संधि की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई विश्व में इतने सारे देश हैं, तो इन सब लोगों को, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, इनको एक साथ आकर एक मंच पर आकर ऐसी एक संधि बनानी चाहिए और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे रखने चाहिए कि कोविड जैसी आने वाली भविष्य में कोई महामारी है तो उसका मुकाबला सब लोग मिलकर कैसे करेंगे। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा असमानताएं देखने को मिली हैं। किस टाइप की असमानताओं की बात करते हैं, यहां पर यह बात करते हैं कि जैसे ये बात कर रहे हैं दो कैटेगरी की। एक है वो देश जिनकी आय बहुत ज्यादा यानी कि हाई इनकम, और एक वो देश है जिनकी आय बहुत कम है यानी कि लो इनकम देश। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि जो बहुत ज्यादा विकसित देश हैं जिनकी आय बहुत अधिक है, तो उन्होंने क्या करा ना, वैक्सीन जो उनके पास थी, या तो उन्होंने, आपने भी सुना होगा न्यूज़पेपर में कि जैसे मान लीजिए यूके ने घोषणा करी थी वैक्सीन बनाने की, तो बहुत सारे अमीर जो देश थे उन्होंने पहले ही इन देशों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई हमसे इतना पैसा ले लो और इतनी वैक्सीन की डोज हमें दे देना। तो जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन था, जिन देशों के पास वैक्सीन थी, तो उन्होंने इसका जो वितरण था वो समान रूप से नहीं किया। यानी कि जो वितरण है वैक्सीन का, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें असमानता देखी गई, पहली चीज। दूसरा, वैक्सीन के अलावा बहुत सारी चीजें और भी उपकरण थे, स्वास्थ्य उपकरण जैसे बात करी जा रही है यहां पर, जिससे कोविड की जो टेस्टिंग किट्स होती हैं तो उनके वितरण में भी असमानता देखी गई। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे, वेंटिलेटर्स थे, या मास्क या सैनिटाइजर, तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे गरीब देश ऐसे थे जिनके पास ये भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। तो विकासशील जो देश थे या जो विकसित देश थे, उन्होंने लो इनकम कंट्रीज की उतनी ज्यादा मदद नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। एक इसमें आंकड़ा राइटर ये बताते हैं कि मार्च, यानी कि यही 2022 वाले मार्च में 3%, यानी कि ये 3% किसकी बात कर रहे हैं, ये लो इनकम देश की बात कर रहे हैं, यानी कि जिनकी आय बहुत कम है, जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं, उनमें केवल 3% लोग ऐसे हैं जिनको एक डोज लगा है, सिंगल डोज। और इसमें विकसित देशों की भी स्थिति उतनी कोई बेहतर नहीं है। विकसित देशों में ऐसा बोला जा रहा है, या जिनकी आय बहुत अच्छी है, उसमें केवल 60% लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज लगा है। तो ये बड़ी हैरानी कर देने वाली बात है कि हमने जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य था कि 2022 तक 70% जनसंख्या को हम लोग ये वैक्सीन लगा चुकेंगे, मगर यहां पर तो सिंगल डोज की केवल जो आंकड़ा यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है वो है कि कम विकसित देश में केवल 3% और विकसित देश में 60%। तो विकसित देश भी इस आंकड़े को नहीं पा पाए। यहां पर राइटर्स कुछ कंपनियों का उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे फाइजर हो गई, बायोएनटेक,
और मॉडर्ना, ये सब कंपनियों को इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है। एक उदाहरण के तौर पर राइटर बता रहे हैं कि $1000 प्रति सेकंड इनको इतना प्रॉफिट हुआ है इस वैक्सीन को बनाने का, और ये बहुत ज्यादा इनके पास पैसा आ गया और बहुत ज्यादा ये लोग अमीर हो गए। यहां पर वर्ड यूज हुआ है कि बिलियनियर ये लोग बन चुके हैं। बहुत सारे जो बड़े देश थे उन्होंने क्या करा कि छोटे देशों की हेल्प करने की बजाय इनकी हेल्प नहीं करी। जैसा कि एक आपने सुना था कि वर्ल्ड लीडर जो मिले थे, ठीक है, तो एक अमाउंट डिसाइड हुआ था $8 बिलियन का। तो $8 बिलियन का जो अमाउंट था ये सारे विकसित देशों को या अधिक आय वाले देशों को देना था ताकि इनसे पूरे विश्व की मदद करी जा सके। परंतु इसमें ऐसा देखा गया कि यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यहां पर कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं। तो यहां पर इस चीज का भी मेंशन होता है। इंडिया के बारे में एक अच्छी चीज ये बोली जा रही थी कि जो इंडिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का यहां पर उदाहरण लिया गया। तो ये दोनों कंट्रीज जो थे वो डब्ल्यूटीओ के पास गए और डब्ल्यूटीओ के पास इन्होंने ये अपील करी कि भाई ये सब जो कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो इस पर जो पेटेंट है इसको थोड़ा सा रिलैक्स करा जाए ताकि जो और देश हैं वो भी ये वैक्सीन बना सकें और उस वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो अच्छे से हो सके। परंतु सोचिए ये चीज होने में इतना डिले हो गया कि जून 2022 में, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जून 2022 में जाके डब्ल्यूटीओ ने क्या करा था, इसमें रिलैक्सेशन दिया, यानी कि हाँ ठीक है इसका पेटेंट जो है उसको रिलैक्स करते हैं। तो यहां पर यह भी एक थोड़ी सी नकारात्मक चीज देखने को मिली है। तो यही पॉइंट जो है बताते हैं कि अब एक ग्लोबल ऐसी कोई संधि हो वैश्विक रूप से जहां पर सारे पॉइंट्स कम से कम क्लियर हो कि अगर ये चीज होगी दवाइयों के रूप में, टेस्टिंग किट्स के रूप में, या और भी जो स्वास्थ्य के उपकरण होते हैं उनके संदर्भ में क्या क्या नियम बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर जो भारत की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, यहां पर आपको थोड़े से सकारात्मक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिनको आप अपने मुख्य उत्तर परीक्षा में या एस्से में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है, वो यहां पर बहुत अच्छा रहा है। भारत ने जैसे ही वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बना के अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें या जो उसके मित्र देश थे, तो उन सबको वैक्सीन बहुत जल्दी पहुंचाने का पूरा प्रयास करा गया है। हालांकि राइटर यहां पर यह भी कहते हैं कि जो सेकेंड वेव आई थी, आपको भी पता है वो बहुत भयावह स्थिति थी, तो भारत के अंदर उसमें बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले। तो उन सारे केसेस में ना ये दवाइयों की जो शॉर्टेज थी, तो भारत ने पहला काम ये करा कि अपना जो लोकल यानी कि घरेलू जो जरूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए थोड़ी सी सप्लाई यहां पर रोक दी थी, परंतु कुछ टाइम के बाद वापस से उस सप्लाई को फिर से शुरू कर दिया। यहां पर एक आंकड़ा यह भी दिया जाता है कि दुनिया का जो लगभग 60% टीकों का उत्पादन है वो भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। यहां तक कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो जो एक साल में जितनी वैक्सीन खरीदता है उसमें से 60 से 80% हिस्सा भारत के द्वारा ही खरीदा जाता है। यहां पर एक शब्द देखिए यूज हुआ है वैक्सीन कूटनीति का या वैक्सीन मैत्री का। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। यहां पर ये समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी अपने पड़ोसी हैं या जो प्रमुख साझेदारी देश होते हैं तो उनको कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भारत ने प्रोवाइड करी। अब यहां पर कूटनीति का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी। ये तो इसका अंग्रेजी शब्द हो गया। कूटनीति का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे हमारे देश का जो छवि है वो अच्छी करी जा सकती है, तो वहां पर हमारे देश का जो प्रभुत्व है वो बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं कूटनीति। तो अभी एक ऐसे समझो कि कोई भी एक देश होता है, ठीक है, तो वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से मजबूत कर सकता है, ऐसी कौन सी फिलॉसफी अपना सकता है, कौन सी विचारधारा अपना सकता है, कौन से नियम कानून बना सकता है जिससे दूसरे देश को लाभ पहुंचा के वो अपने संबंध मजबूत कर ले, तो इसी को कूटनीति कहते हैं। अब कूटनीति के आगे शब्द क्या लगा हुआ है, वैक्सीन। तो यानी कि हमारा जो रास्ता होगा, जो मार्ग होगा, उसमें हम लोग किस मार्ग का सहारा लेंगे, किस उपकरण का सहारा लेंगे, वैक्सीन का। तो जो हमने वैक्सीन बनाई है उससे हम हेल्प करेंगे दूसरे देशों की, जिससे हमारे संबंध उस देश के साथ कैसे होंगे, मजबूत होंगे। तो इसी को यहां पर वैक्सीन कूटनीति का नाम दिया गया है। अब ये जो वैक्सीन कूटनीति है, इसमें एक तो कोविड की वैक्सीन तो है ही, उसके अलावा आप देखोगे, आपने न्यूज भी सुनी होगी, हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, पैरासिटामोल की बात करें, तो ये सारी जो दवाइयां थी वो भी हमने दूसरे देशों को निर्यात करी। तो यहां पर वैक्सीन कूटनीति जो भारत की थी उसके बारे में राइटर यहां पे चर्चा करते हैं कि वो बहुत हद तक सफल रही। अब यहां पर एक शब्द आया है वैक्सीन राष्ट्रवाद का। इस शब्द के बारे में मैं बता देता हूं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब केवल अपने हितों के बारे में बात होती है या अपने राष्ट्र के बारे में बात होती है तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। ये गलत नहीं है, परंतु जब ये
नकारात्मक शब्द यूज होने लग जाता है ना नकारात्मकता के संदर्भ में, तब ये शब्द जो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का यहां पर मतलब ये निकलता है, यहां पर अपने हित और अपने राष्ट्र की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई भी देश है अगर वो वैक्सीन राष्ट्रवाद की नीति से प्रेरित है तो वो जो भी वैक्सीन का निर्माण कर रहा है वो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, इनके लिए कर रहा है। तो यहां पर भारत ने क्या करा ना, वैक्सीन राष्ट्रवाद जो था उससे भी दुनिया का बचाव करा। ऐसा नहीं था कि हमने केवल अपने किसी दूसरे देश को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उससे हमने केवल अपने लिए वैक्सीन खरीदी, या जो हमने वैक्सीन बनाई वो केवल अपने देशवासियों के लिए बनाई। जो मैंने आपको बताया था कि पूर्व खरीद समझौते, यानी कि वैक्सीन बनने से पहले ही बहुत सारी कंपनीज के साथ देशों ने समझौते कर लिए थे कि भाई जैसे ही वैक्सीन बन जाएगी आप इतने 1 लाख डोजेज या 2 लाख डोजेज आप हम ही को देना, ठीक है। तो ये जो होता है ये वैक्सीन राष्ट्रवाद है। तो इससे भी बचाव का काम भारत ने यहां पर किया है। एक आंकड़ा यहां पर राइटर प्रस्तुत करते हैं कि जो कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में बन रही थी उसके अप्रोक्सीमेटली 594 डोजेस, 594 लाख खुराकें जो हैं वो हमने 72 देशों को दी हैं, जिसमें से 80 लाख के आसपास जो खुराक थी वो केवल हमने गिफ्ट कर दी है, उसका कोई हमने पैसा नहीं लिया है। जबकि 339 जो खुराकें थी उसका हमने पैसा लिया है, वो कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से वितरित करी गई हैं। इसी के साथ साथ 173 लाख जो खुराकें थी वो कोवैक्स कार्यक्रम जो था उसके माध्यम से विकसित करी गई थी। अब जरा कोवैक्स कार्यक्रम के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कोवैक्स को पढ़ने से पहले ना आपको यह जानना जरूरी है कि ये एक्ट एक्सेलरेटर क्या है। देखिए एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, ठीक है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। अब एक्सेस का मतलब होता है कि पहुंच, ठीक है। 19 टूल्स जो यहां पर यूज हो रहा है, तो टूल्स का मतलब है इसको क्या बोलेंगे, उपकरण। अब कैसे उपकरण, कोविड-19 के कैसे उपकरण हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां सबसे बड़ा उपकरण क्या होगा, टीका, जिससे कोविड-19 को रोका जा सकता है। या और भी ऐसे जो उपकरण हो सकते हैं, जैसे बात करी जा रही है वेंटिलेटर की, बात करी जा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ठीक है। तो ये सारे वो उपकरण जो कोविड-19 को रोकने में सक्षम बनाएंगे। तो उसमें क्या करना है, उसकी पहुंच तक, जो सबकी पहुंच है, यानी कि जो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, कम आय वाले देश हैं, उन सबकी पहुंच को एक्सेलरेट करना, यानी उनकी पहुंच में क्या लानी है, तेजी लाना है। तो अब इसकी अगर बात करते हैं ना, तो WHO प्लस फ्रांस प्लस यूरोपियन यूनियन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, तो इन सब ने जो ये एक्सेलरेटर था, ये प्रोग्राम स्टार्ट करा। तो इस प्रोग्राम के अंदर सीधा सा मतलब ये था कि भाई जो भी देश की सरकारें होंगी या जो देश के अंदर समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, तो इन सबको एक साथ लाना है, इन सबकी यहां पर हेल्प चाहिए। यहां तक कि जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। और ये सब आके करेंगे क्या, ये सब आके हेल्प करेंगे देशों की किस चीज में, टीके के विकास में, जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसके विकास में, या उसके उत्पादन की बात करें। और इसी के साथ साथ इसमें तो मदद करनी ही करनी है, और इसमें किस तरीके से और तेजी लाई जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो बहुत धीरे स्पीड में हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी बहुत धीरे हो रही है। और दूसरा यहां पर बात करी जा रही है पहुंच की, तो उसमें भी तेजी लानी है। तो ये सारी चीजें किसमें देखी जा रही थी, इस चीज में। इसी चीज में देखिए मैंने टीके की बात करी ना, तो टीके को आप अलग कर लो, तो यही था कोवैक्स प्रोग्राम। यानी कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो टीके हैं उनकी पहुंच को, हर पहली चीज तो सब तक पहुंचना है, यानी कि न्याय संगत पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अमीर देश को मिल रहे हैं, गरीब देश को नहीं मिल रहे हैं। तो न्याय संगत पहुंच हो, इसमें समानता हो और त्वरित पहुंच हो। तो इसका प्रोग्राम था कोवैक्स। तो इसी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत इंडिया ने यह सारी वैक्सीन का क्या किया था, वितरण किया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पर पूरी भारत की भूमिका के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 1 पर मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए आपको यह न्यूज मिली गई होगी कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, ठीक है, इनका देहावसान हो गया। और ये यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा इनका कार्यकाल रहा है एक राजतंत्र के रूप में। मोनार्क का मतलब होता है राजशाही, ठीक है, राजतंत्र जिसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, और ये इसमें हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे ही यहां पर यह मेंशन हो रहा है कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, तो एक बार ना आप इसको विकिपीडिया में सर्च करोगे तो ऐसी एक लिस्ट आपके सामने खुल के आएगी। उसमें आपको यह बताया जाएगा कि दुनिया की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड की, ये तो केवल यूके की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो कार्यकाल था वो लुई 14वें का था, ठीक है। अगर यहां पर देखिए 1643 से लेकर 1715, यानी कि 72 वर्ष तक का कार्यकाल रहा इनका।
वहीं पे एलिजाबेथ सेकंड की बात करें तो 1952 से लेकर 2022 तक, 1952 में ही इनके नाम की घोषणा हो गई थी और ये 1953 के आसपास इन्होंने अपना पद जो था वो संभाल लिया था। तो अगर इनका कार्यकाल कितना है इस हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो 70 वर्ष। इस वजह से इनको क्या बोला जा रहा है कि ये दुनिया में अगर बात करी जा रही तो सेकंड है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पर आती हैं। अब देखिए यहां पर जानने वाली बात ये होगी कि क्वीन एलिजाबेथ, ये वाली लिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बट आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जब हेड ऑफ स्टेट की बात होती है तो 15 देशों की हेड ऑफ स्टेट थी ये, ठीक है। 15 देशों की हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसकी बात करते हैं राज्य प्रमुख की, ठीक है, राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख की बात करें तो अपने भारत में किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यहां पर राज्य के प्रमुख होते हैं। उसी हिसाब से यूनाइटेड किंगडम में जो राज्य की प्रमुख होती हैं वो ये क्वीन होती हैं या किंग होते हैं। उसी हिसाब से ये 15 देशों की हेड ऑफ स्टेट थी। अब यहां पर एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, आज के द हिंदू आर्टिकल में भी ये शब्द यूज हुआ, लंदन ब्रिज इज डाउन, ठीक है। ये एक आप आर्टिकल भी आप देखेंगे न्यूज पे चल रहा है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो यहां से हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दें कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है। तो यहां पर देखिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लंदन ब्रिज से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह 10 दिन का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। वो प्रोग्राम क्या होगा, वो प्रोग्राम होगा जो क्वीन एलिजाबेथ है, इनकी जो मृत्यु हुई है, तो 10 दिन तक जो क्रियाक्रम चलेंगे, जो कर्मकांड चलेंगे यूके के अंदर, तो ये उससे संबंधित है कि क्या क्या वहां पर प्रोसीडिंग्स होंगी। अब यहां पर ऐसा भी बोला गया कि जो ये शब्द आप देख रहे हो लंदन ब्रिज इज डाउन, तो इसका मतलब ये था कि भाई ये जो क्वीन थी, तो क्वीन के निधन की सबसे पहले जो सूचना मिली थी वो यहां के प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को जब इनके सेक्रेटरी ने ये सूचना दी तो वहां पर जो शब्द यूज हुआ था वो यूज हुआ था, उन्होंने फोन करके ये बोला कि लंदन ब्रिज इज डाउन, मतलब कि जो लंदन का ब्रिज है वो अब गिर गया है। इसका तात्पर्य यही था कि जो क्वीन है वो अब नहीं रही। उसके बाद ऐसा बोला गया कि इस सूचना को कन्वे करा गया उन 15 देशों को जहां पर ये हेड ऑफ स्टेट थी। इसके बाद जो कॉमनवेल्थ के देश थे उनको यह सूचना से अवगत कराया गया। अब इसमें यहां पर इनके जो अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं तो उसमें कई सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, तो वही सारे प्रोटोकॉल को बोला जाएगा लंदन ब्रिज। एक देखिए फैक्ट यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इन्हीं के कार्यकाल में, अब आपको पता है कि यूके में नई प्रधानमंत्री आ गई हैं लिज ट्रस, तो ये 56th वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 15 प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है वहां पर सर्व करते हुए, ठीक है। ये एक रॉयल फैमिली का अगर आप ट्री देखोगे कि कैसे शुरुआत होती है, तो यहां पर ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आती हैं। अब जो इनके बाद वहां पे किंग बनेंगे वो कौन है, वो है प्रिंस चार्ल्स, और प्रिंस चार्ल्स में इनका जो नंबर आता है वो थर्ड है, तो इनका पूरा नाम हो गया प्रिंस चार्ल्स थर्ड, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले न्यूज में बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज भी आपको फ्रंट पेज पर प्रश्न संख्या 1 पर ही मिलेगा। इसको हम लोग जीएस के फर्स्ट पेपर से, जहां पर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको मुख्य उत्तर परीक्षा लेखन में काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा भारत के अंदर जो भी औपनिवेशिक काल की चीजें थी उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ है कि वो सारे पॉइंट्स आप कभी भी औपनिवेशिक काल के संबंध में कोई निबंध पूछा जा रहा है या मुख्य उत्तर आपको लिखना है तो उसमें आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो यही है कि राजपथ जो है, ठीक है, उसको बोला गया है कि ए सिंबल ऑफ स्लेवरी इरेज्ड। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया और उस राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसको बोला जा रहा है कर्तव्य पथ। को पता है कि ये राजपथ है, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से लेकर और इंडिया गेट तक का जो ये आप रोड देखते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, राजपथ बोला जाता है, जहां पर 26 जनवरी के दिन परेड होती है। एक बार इसको ना आप गूगल अर्थ पे देखिएगा, तो मैंने वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप अपने गूगल अर्थ अपने मोबाइल या लैपटॉप में भी डालेंगे ना, तो उसमें आप डालेंगे राजपथ या इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, तो ऐसा एक पाथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को राजपथ बोला जा रहा है। अब इस राजपथ को देखिए ध्यान से, तो राजपथ जो है, इसी के राजपथ में कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे, ऊपर आ जाता है कौन सा ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और इसी राजपथ के नीचे यानी कि दक्षिण में कौन से ब्लॉक आ जाता है, उसी को साउथ ब्लॉक कहते हैं। तो यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ ऑफिस है, जो विदेश मंत्रालय है,
ठीक है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कहां पर की बात कर रहा हूं मैं, साउथ ब्लॉक की बात कर रहा हूं। आप साउथ ब्लॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस चीज को चेक कर सकते हो। जो रक्षा मंत्रालय है वो भी आपको साउथ ब्लॉक में ही देखने को मिलेगा। डीआरडीओ भवन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नौसेना भवन भी यहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ ब्लॉक की बात करेंगे तो गृह मंत्रालय, रेल भवन, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये हमारे देश का संसद है, वो भी आपको नॉर्थ ब्लॉक में ही देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। अब देखिए, आपने अभी 15 अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो स्पीच दी गई थी उसको आपने सुना होगा। तो उसमें भी उन्होंने एक लाइन का यूज करा था, जिसको भी आप अपने मुख्य उत्तर परीक्षा या निबंध लेखन में आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने 5 प्लेजेस की बात करी थी, यानी कि 5 शपथ हर भारतीय को लेनी है। ठीक है, जैसे बात करी जाए, उन्होंने बोला था कि जो भारत है उसको विकसित बना देंगे, कब तक, 2047 तक की एक टारगेट सेट करा गया था। दूसरा, उन्होंने बोला था कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी स्वयं की धरोहर है, हमें उस पे क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। जो हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में एकता होनी चाहिए और इसको हमें और मजबूत करना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर कैसे ईमानदारी से चले, जो भी ड्यूटी उसको मिलती है उसको बहुत ईमानदारी से उसको फॉलो करना चाहिए। पांचवा, उन्होंने बोला था कि जो भी, हमको पता है कि हम उपनिवेश रहे, ठीक है, ब्रिटेन के, बट अब हमें अपने दिमाग से उस उपनिवेश की हर एक इमेज को मिटा देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ है, या मैं आगे और भी जो 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, तो वो उनकी इसी प्लेज का एक आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हो कि एक कार्यान्वयन यहां से शुरू हो गया है। ठीक है, तो उसी में आपको यह देखने को मिलेगा कि अब इसका नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। दूसरा, देखिए, हाल ही में जब आईएनएस विक्रांत जो था उसको भी कमीशन करा गया, तो इंडियन नेवी, उसी के कमीशन के साथ साथ इंडियन नेवी का जो इंसाइन था, यानी कि उनका जो फ्लैग था, उसको भी चेंज करा गया। और वो फ्लैग कैसा हो गया है, ये आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। तो उसमें से जो ये आप छठ भुज देख रहे हो, ये हेक्सागोनल देख रहे हो, ये शिवाजी का जो एक राजकीय चिन्ह कहा जाता है, उससे ये लिया गया है। अब ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये जिस तरीके का ये निकला हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूं। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में विकिपीडिया पे आप सर्च करोगे ना, देखो कोई भी चीज होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, या जो विकिपीडिया है, इससे आपको बताऊं जिससे थोड़ा सा आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। देखिए, 1947 से अगर 50 की बात करेंगे तो नेवी का जो फ्लैग था, नेवी का जो साइन था, इन साइन बोलते हैं उसको। इन साइन का मतलब ही होता है, ये वर्ड यूज होता है नेवी के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो नेवी का निशान होता है, नेवी का जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, उसी को इन साइन बोलते हैं। 1950 से ये यहां पर जो ब्रिटेन का झंडा आप देख रहे हो, उसकी जगह हमारे भारत का तिरंगा यहां पर आ गया था। 2001 से ना, 2001 से 2004 की बात करें, उस समय हमारा जो नेवी का साइन था वो ये था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आप इनसाइन देख रहे हो, इसी इनसाइन को यहां पर देखिए यूज करा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2001 से 4 तक जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके कार्यकाल में ये है जो प्लस का साइन ये आप देख रहे हैं, क्रॉस जिसको बोल रहे हैं, वो यहां पर हटा दिया गया था। परंतु 2004 से वापस से ये जो क्रॉस का साइन था ये आ गया था, और अशोक का जो स्तंभ से यहां पे सिंबल लिया गया था वो यहां पर बीचों बीच यहां पर केंद्रित कर दिया गया था। तो अब इस पूरे चीज को बदल के अब जो नेवी का फ्लैग हो गया है वो ये ऐसा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 5वीं प्लेज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ली गई थी कि जो औपनिवेशिक काल की जो भी छवियां हैं वो सबको हमारे दिमाग से हमको हटा देना है। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर बताइए। यहां पर जो नेवी का ये स्लोगन लिखा हुआ है, शम नो वरुणा, इसका अर्थ क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली न्यूज जो है वो आपको प्रश्न संख्या 9 पर मिलेगी। इसका संबंध सेकंड पेपर से है। सेकंड पेपर में हम लोग शिक्षा के बारे में यहां पर बात करेंगे। देखिए, इस बारे में बहुत सारा द हिंदू में पहले भी आर्टिकल आ चुका है, हम लोग पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। मेरा उद्देश्य रहेगा कि यहां पर इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स निकले हैं मैं वो आपको बता दूं, और भारत के द्वारा इसमें क्या क्या काम करा गया है वो भी आपको पता लग जाए। देखिए, ये चर्चा बहुत समय पहले से हो रही थी। अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें मेडिकल शिक्षा की बात हो रही थी, जो कि एक हायर एजुकेशन है, तो वो लोकल लैंग्वेज में यानी कि रीजनल लैंग्वेज में कहने की बात हुई थी, तो उस पर भी एक आर्टिकल आया था। यहां पर देखिए बात करी जा रही है, शुड द मदर टंग और इंग्लिश बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि सीखने का जो तरीका है वो हमारी मातृभाषा में या अंग्रेजी में होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। यहां पर दो ये जो ऑथर हैं ये आपस में एक दूसरे से डिबेट कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, वही इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहां पर जो मेन सीखने का जो माध्यम होना चाहिए ना, जिसमें बच्चा सीखेगा, वो सीखने का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे यहां पर बात करी जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि क्लास फिफ्थ तक यानी कि ग्रेड फिफ्थ तक क्या होगा, जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। परंतु ये राइटर यहां पर कहते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर क्लास एट्थ तक कर दिया जाए। एट्थ तक करने से क्या होता है, इसमें राइटर ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो जैसे ही बड़े क्लासेस में पढ़ने आते हैं और वहां पर इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई होती है, तो ऐसा इन्होंने महसूस करा और इन्होंने एनालाइज भी करा है कि कक्षा 7 के स्टूडेंट पर इन्होंने एक सर्वे करा। वो 7 तक उसने हिंदी पढ़ा हुआ था, 7 के बाद वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करने आया। तो अब चूंकि 7वें के बाद वो जब इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करने आया था, तो शुरू में उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, परंतु चूंकि उसने पहले भी अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा अपने में, भले ही माध्यम हिंदी रहा हो, परंतु अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंग्रेजी इसने नहीं पढ़ी है। तो जो इसने अंग्रेजी पहले पढ़ी थी, अब जो ये अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो उसमें इसको काफी मदद मिली। 5वीं क्लास से डायरेक्ट अगर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरा, यहां पर राइटर ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा होता है ना, जब वो सीखने की एज में पहुंचता है, तो जब वो पहली भाषा कोई अपनी सीखेगा, घर में बोलना सीखता है, तो वो अपनी घरेलू भाषा या मातृभाषा में ही सीखता है। सबसे पहला एजुकेशन उसको कहाँ मिलती है, उसके घर पे ही मिलती है। छोटी छोटी चीजें उसको बताई जाती हैं, देखो ये ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो जो उसकी नॉलेज बढ़ रही होती है, वो उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा मिलती है। जब वो अपने आसपास रहता है छोटे पर, तो उसके परिजन उसके घर पे आते हैं या वो घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, तो अब जितनी दूर वो घूम रहा है वही उसकी दुनिया है, वही उसका वर्ल्ड है। ठीक है, वहां पर वो लोगों से मिलता है, नए नए लोगों से मिलता है, वहां से सीखता है। जो अपने आसपास वो पर्यावरण देख रहा होता है, प्रकृति के बारे में सीख रहा होता है, वो सब अपनी मातृभाषा में सीख रहा होता है। ठीक है, जब और बच्चे को स्कूल कब भेजा जाता है, जब वो थोड़ा सा बोलने लग जाता है, वो चीजों को पहचानने लग जाता है, तब उसको स्कूल की शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजा जाता है। बट तब तक वो अपनी मातृभाषा में ही सीख रहा होता है। तो ये जो सीखना होता है ना, ये उसका फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, जो उसकी नींव तैयार करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट चीजें उसने अपनी मातृभाषा में सीखी होती हैं। ठीक है, इसी चीज को बोला जा रहा है कि अब आगे चल के क्लास 8 तक इसीलिए इसी चीज को क्या करा जाए, कंटिन्यू करा जाए। अब यहां पर जो राज्य होते हैं, उनका यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आके इस चीज में अपना कंट्रोल संभाले। जो यहां पर स्कूल्स होते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि देखिए राज्यों में क्या होता है, चाहे सरकारी की बात करें या गैर सरकारी की बात करें, तो पहले एक बार गैर सरकारी की बात कर लेते हैं। जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, मैक्सिमम स्कूल राइटर यहां बताते हैं राज्यों में कौन से होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं। अब एक राज्य के अंदर रहने वाली जनसंख्या का बहुत बड़ा एक तबका होता है जो इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ाता है। तो जब वो हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, तो उनके बच्चे वही मातृभाषा जो है उसमें आगे की पढ़ाई भी करते हैं, जिससे आगे जब कंपटीशन लेवल या हायर एजुकेशन की पढ़ाई आती है, तब उनको इतनी दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर फेस करने को मिलती है। अब इंग्लिश मीडियम में क्या है कि वो समाज का एक बहुत छोटा क्लास है, जो बहुत हायर क्लास है, वो अपने बच्चों को यहां पे पढ़ाता है। ठीक है, तो बहुत कम जो इंग्लिश भाषी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। और जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं या बहुत हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो यही लोग उसमें जा पाते हैं। तो यहां पर जो हिंदी भाषी छात्र हैं, इनके लिए भी राइटर ये चिंता का विषय बताते हैं, राज्य के लिए भी और देश के भविष्य के लिए भी, कि बहुत बड़ा एक तबका यहां पर ना इनसे कंपीट नहीं कर पाता, इनसे प्रतियोगिता कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी भाषा होती है उसमें असमर्थ होता है। दूसरा, यहां पर ये बताते हैं ये असमर्थता जो है ना, ये काबिलियत की असमर्थता, इसको मत समझिए। इसको हमने क्या करा है, भारत का एक जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बता रहे हैं ये थोड़ा सा विसंगति है इसमें। क्या विसंगति है? यहां पर भाषा को एज ए सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, भाषा को एज ए माध्यम की तरह बनाना चाहिए, ना कि एक विषय की तरह देखना चाहिए। यहां पर साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि भाई हमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि इसकी भाषा कुछ और हो। भले ही उसका कॉन्सेप्ट हमें आता है, हमें जब वो चीज हमारी भाषा में समझाई जाएगी तो हमें जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगी। तो यहां पर भाषा जो है ये एक रोड़ा बन जाती है। अब इसको दूर करने के लिए राज्य सरकारें जो हैं उनको ऐसी कदम उठाने चाहिए कि भाई जैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कक्षा 8 तक ये चीज करो। दूसरा, यहां पर ग्रामर पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। राइटर बताती हैं कि
विदेशों में आप देखो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर टीचर जब स्टूडेंट से इंग्लिश में बात करता है ना, इंग्लिश में वो उसकी ग्रामर नहीं चेक करता, वो उसके वाक्यों को सुनता है, वो उसकी अभिव्यक्ति को चेक करता है। यहां पर जो शब्द यूज हुआ है अभिव्यक्ति का, तो यहां पर राइटर बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जब भी बच्चे को हिचकिचाहट क्या होती है, अभी एक बच्चे को क्लास में इंग्लिश बोलने के लिए टीचर जब खड़ा करता है तो उसे यही डर होता है कि भाई हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, दूसरे बच्चे हंसेंगे, टीचर हमको डांट देगा, और वही होता भी है यहां पर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर ना टीचर को, उसको सबसे पहला काम होना चाहिए कि अपनी अभिव्यक्ति को वो व्यक्त कर सके, अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो अपने मनोभाव हैं, उनको वो बता सके। जब वो बोलना सीखेगा ना, उसके बाद सेकंड स्टेप होना चाहिए कि वो क्या करे, वो अपनी ग्रामर पे काम करे। जब ये आइडियोलॉजी या ये धारणा अपनाई जाएगी तो हर एक बच्चे को इंग्लिश से डर नहीं लगेगा, वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्रामर पे ग्रामर पे सेकंड नंबर पे फोकस करें, पहले उसको बोलने पे फोकस करना चाहिए। एक तो यहां पर ये सॉल्यूशन राइटर बताते हैं। दूसरा यहां पर ये बताते हैं कि जो राज्य होते हैं, जो सरकारें होती हैं, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, तो इसमें ये बताते हैं ये आउटकम पे डिपेंड करती है। आउटकम पे निर्भर करने का मतलब है ये चेक करेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने प्रावधान बताए हैं उससे रिजल्ट क्या मिला। ये लोग हमेशा रिजल्ट पे फोकस करेंगे, जबकि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए इनपुट पे। आउटपुट पे फोकस मत करो। इनपुट का मतलब यहां पर राइटर बताते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में या इसके अलावा कोई भी नियम कानून कोई भी सरकार बनाना चाहती है तो उसमें यह फोकस करे कि हम इनपुट बच्चों को कितना दे रहे हैं। जो भी बच्चा हिंदी भाषी है या कोई और भाषी है, ठीक है, तो उस बच्चे का सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए। हम उसको कैसे अच्छा सिखा सकते हैं, उसकी भाषा में कैसे अच्छा सिखा सकते हैं, उसको ऐसा वातावरण कैसे दे सकते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट पे सोचना चाहिए। अगर हमारा इनपुट ही नहीं हम ध्यान देंगे और हम आउटपुट पे केवल ध्यान देंगे तो ये आउटपुट हमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसमें वही लोग बच्चे सक्सीड कर पाएंगे जिनका शुरुआत से बैकग्राउंड क्या रहा है, इंग्लिश में रहा है। तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ना बनाओ, उसको एक माध्यम बनाओ, एक भाषा बनाओ। इसको सीखा जा सकता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो किसी भी भाषा को वो सीख सकता है, फ्रेंच को, जर्मन को, तो उस तरीके से इंग्लिश को भी वो सीख सकता है। मगर प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अपने एक्सप्रेशन, वो अभिव्यक्ति करने से ना डरे। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उसको उसी भाषा में मिलने चाहिए। तो ये इस पूरे आर्टिकल में यहां पर चर्चा करी गई है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत में कोई भी अगर मान लीजिए ये एक्स भाषा बोलता है तो इसको वाई भाषा में सीखने के लिए क्या क्या इसके पास भारत सरकार के द्वारा दिए हुए विकल्प हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कभी भी मुख्य उत्तर परीक्षा में आप आंसर लिखेंगे तो ये मैंने इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है इंडिया का, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 1961 में बनाया गया था इसको। इसका सीधा सा मतलब है भाई, यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द होते हैं उनको भारतीय भाषाओं में क्या करो, ट्रांसलेट करो, उनको कन्वर्ट करो। ये आयोग यही काम करता है और ये दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जो शोधकर्ताएं हैं, वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उन सब तक इनकी जो पहुंच है उसको भी एश्योर करना कि सबको एक्सेस मिल सके इसका। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर जिसको बोलते हैं CIIL, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। इस भाषा संस्थान के द्वारा चलाया गया एक मिशन है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुवाद मिशन। ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। तो इसका भी, ये भी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से कटिंग निकाली है। इसका भी सीधा मतलब है, इसके नाम में ही अनुवाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये अनुवाद कौन सा करता है हमको पता है। हमारी अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8, उसमें 22 भाषाएं हैं जो अनुसूचित हैं। तो ये इसका मिशन में काम ये होता है छात्रों को और शिक्षकों को जो उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें होती है ना, उसका ट्रांसलेशन इन 22 भाषाओं में करके इन दोनों को उपलब्ध कराना है। तो ये काम किसका है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का। ठीक है, एक और भारत सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसको भी याद रखिएगा, लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए योजना। ठीक है, SPPL, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। बट ये ऑफिशियल वेबसाइट अभी हिंदी में नहीं बनी है। उस वेबसाइट में जब आप जाओगे तो उसमें लिखा होगा कि हिंदी में हम अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो जो भी लुप्त प्राय भाषाएं होती, लुप्त प्राय भाषाओं का मतलब है जो भाषाएं 10,000 व्यक्ति जो हैं उस भाषाओं को बोलने वाले नहीं होते हैं, तो उन्हीं को लुप्त प्राय भाषाएं बोलते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार काम करती है। जो हमारा UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी क्या कर रहा है, इसने भी क्या करा है, 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं
जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है किस चीज में, वहां पर जो हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम होते हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ावा देने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा, केरला सरकार की योजना है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, नमत बसई कार्यक्रम। नमत बसई कार्यक्रम जो जनजातीय बच्चे होते हैं केरला के अंदर, उनको पढ़ाने के लिए, और किस में पढ़ाना है, उनकी मातृभाषा में। अब ये चीज बड़ी जान के आपको आश्चर्य होगा कि ऑनलाइन ये लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब में ये लोग जो टीचर्स हैं केरला सरकार के, वो अपने लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्ड कर देते हैं और वो यूट्यूब में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि जनजाति बच्चे उसको देख सकें। इनको देखने के लिए यहाँ पर लैपटॉप भी इनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। सस्ती कीमतों पर कोविड-19 वैक्सीन की दुनिया भर में उपलब्धता सुनिश्चित कराने में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन करना है। हमारे स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना और बच्चों और समाज के व्यापक हित में है, इसको समझाएं आप। दोनों ही प्रश्न लिखने का प्रयास करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।